हाँ, आप सभी भैया जी ध्यान दें। आज के दिन आप सभी लोग कक्षा 9 की गणित के अध्याय 11 के अंतर्गत रचनाएं नाम के अध्याय की पढ़ाई करने जा रहे हैं। इस अध्याय को पढ़ने से पहले हम आपको ये बतला दें कि इस अध्याय में, इस चैप्टर में आप सभी लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी है कि कोई रेखा दी हुई हो तो उस रेखा का लंब समद्विभाजक कैसे किया जाता है। दूसरा प्रश्न आपको पढ़ना है, कोई कोण दे रखा हो तो उस कोण के बराबर कोण कैसे बनाया जाता है। तीसरा चीज आपको पढ़ना है कि पटरी और प्रकार की सहायता से हम कितने कितने अंशों तक के कोण को बना सकते हैं। इन सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर की जानकारी आपको इस अध्याय की पढ़ाई से मिलने वाली है। और इस अध्याय के पहले की पढ़ाई की यदि हम बात करें तो आप सभी लोगों ने वृत्त के नाम के अध्याय में वृत्त से संबंधित बहुत से प्रमेयों की पढ़ाई किया। वृत्त किसे कहते हैं, उसके सभी पार्ट पुर्जों की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं जो आप सभी लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं। यदि हम पिछले अध्याय को दोहरा करके आज की पढ़ाई शुरू करें तो आपने पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ा, ये एक बार फिर से हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। सबसे पहले तो आपने पढ़ाई किया कि वृत्त किसे कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यदि कोई गतिमान वस्तु किसी समतल में इस प्रकार से गति करे, कैसी वस्तु, गतिमान वस्तु किसी समतल में इस प्रकार से गति करे कि उसकी एक निश्चित स्थान से दूरी सदैव बराबर बनी रहे, तो इस प्रकार की जो आकृति प्राप्त होती है या बनती है उस आकृति को हम सभी लोग वृत्त कहते हैं। और वह निश्चित जो स्थान होता है ना, ये बिंदु निश्चित है, तो इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये जो परिमाप है, वृत्त के परिमाप को हम लोग वृत्त की परिधि कहते हैं। ये रेखा जो आपको दिखाई दे रही है इसी को परिधि कहा जाता है। और वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की परिधि है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में, ये सब आपने पढ़ा है। हम रिवीजन करवा रहे हैं कि ताकि आपकी एक बेहतर अच्छी जानकारी हो जाए। इसके बाद आपने पढ़ाई किया है कि वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, जीवा। वृत्त के परिधि पर, कहां पर, ये वृत्त का परिधि है। वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम लोग वृत्त की जीवा कहते हैं। और वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, कहां से, कल्पना कीजिए यहीं कहीं इसका केंद्र होगा। वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना, वृत्त का व्यास कहलाती है। और किसी भी वृत्त का जो व्यास होता है उस वृत्त को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। प्रत्येक भाग को हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। और आपने अर्धवृत्त के बारे में पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि अर्धवृत्त में यदि कोई कोण बन जाए ना तो वह समकोण होता है। इसके अलावा और भी आपको पढ़ाया गया कि वृत्त के परिधि के एक छोटे से भाग को वृत्त का, ये पूरा का पूरा परिधि कहलाता है, इसके एक छोटे से भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। मैं केवल इसकी बात करूं ना तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाप। चाप दो प्रकार के होते हैं, ये चाप के नाम से जाना जाता है। चाप दो प्रकार के होते हैं, छोटे चाप को लघु चाप और बड़े चाप को दीर्घ चाप कहते हैं। इसके बाद आपको पढ़ाया गया कि यदि दो या दो से अधिक वृत्त इस प्रकार बने हों कि उनकी त्रिज्याएं आपस में, मान लीजिए एक वृत्त ये बना है और इसके बगल में एक वृत्त और बना है, संयोग से इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपस में बराबर है, तो ऐसे वृत्त को हम सभी लोग सर्वानुसम वृत्त कहते हैं।
सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं? यदि दो या दो से अधिक वृत्त इस प्रकार बने हों कि उनकी त्रिज्याएं आपस में बराबर हों, तो ऐसे वृत्त को हम सभी लोग सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। और वृत्त से संबंधित अनेक परिमेयों की पढ़ाई आपने किया है। जैसे मैं क्रम से अब तक आपके द्वारा पढ़े गए सभी परिमेयों की चर्चा करें तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि यदि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो, यदि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो, मान लीजिए दोनों वृत्त सर्वांगसम है और दो चाप सर्वांगसम हो मतलब बराबर हो, जैसे एक चाप AX भी है और हम ये मान ले कि एक चाप PYQ है और इन दोनों चापों में क्या रिश्ता है? बराबर का। ये सब परिमेय जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये किस पर लागू होते हैं? एक वृत्त पर और सर्वांगसम। तो ये दोनों वृत्त क्या मानकर आप पढ़ रहे हैं? तो यदि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों के दो चाप सर्वांगसम हो, सर्वांगसम हो का मतलब बराबर हो, तो उनके द्वारा जो जीवा बनती है ना वो बराबर होती है। यानी चाप चाप के बराबर हो तो जीवा जीवा के बराबर होती है और यदि जीवा जीवा के बराबर हो तो चाप चाप के बराबर होता है। ऐसा आपने पढ़ा है। आपने यह भी पढ़ा है कि कोई एक वृत्त हो और वृत्त का ये क्या हो? केंद्र हो और वृत्त की ये क्या हो? जीवा हो। तो जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वह जीवा दो बराबर भागों में बंट जाती है। ये भी आपने पढ़ा है। किसी वृत्त के केंद्र, मान लो ये वृत्त का केंद्र है और ये M जो है ना ये जीवा AB का मध्य बिंदु है। किसी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा अर्थात OM जीवा पर लंब होती है। तीन आसनरेख बिंदुओं से, आसनरेख बिंदु किसे कहते हैं? वे बिंदु जो एक रेखा में नहीं होते हैं। देखिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। यदि मैं इन बिंदुओं के नाम दे दूं तो यह एक रेखा में नहीं है, एक सेंटर में नहीं है, एक सिधाई में नहीं है, तो ऐसे बिंदु को हम लोग आसनरेख बिंदु कहते हैं। तो तीन आसनरेख बिंदुओं से होकर जाता हुआ एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कि एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की सामान्य जीवाएं, एक वृत्त अथवा सर्वांगसम वृत्तों की समान जीवाएं, समान जीवाएं मतलब बराबर जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। ये वृत्त का क्या है? मान लो केंद्र है और ये वाली जीवा जिसका नाम AB है, ये वाली जीवा जिसका नाम PQ है, इस वृत्त का केंद्र मान लो वो है और इस वृत्त का केंद्र वो डैश है। दोनों के दोनों वृत्त एक दूसरे के सर्वांगसम है और जीवाएं आपस में, तो इनकी जो ये केंद्र से दूरी होगी ये वाली दूरी, यही तो रेखा दूरी बताएगी, तो ये दूरी आपस में बराबर होती है। और यदि केंद्र से जीवाओं की दूरियां बराबर हों, यदि केंद्र से जीवाओं की दूरियां बराबर हों तो वे जीवाएं समान होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण परिमेय तो आपने ये पढ़ा है कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा, किसी वृत्त के ये वाला परिमेय इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण परिमेय है कि किसी वृत्त के एक चाप द्वारा, कोई एक वृत्त हो और वृत्त का क्या कोई अपना एक चाप हो, मान लेते हैं AXB इस वृत्त का क्या है? चाप है। तो किसी वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर का बना कोण, ये जो चाप है जिसका नाम AXB है, तो इस चाप ने वृत्त के केंद्र पर एक कोण बनाया है जिसका नाम AOB है और इसी चाप ने एक कोण और बना रखा है जिसका नाम ACB है। तो इन दोनों कोणों में एक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है? केंद्र पर का बना कोण परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है। इन दोनों कोणों में
किसी एक कोण का मान दिया हो ना, तो दूसरे को आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए इस कोण का मान दिया हो तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं उसका 2 गुना करते हुए, और इस कोण का मान दिया हो तो इसको ज्ञात कर सकते हैं उसका आधा करते हुए। और आपने ये भी पढ़ा है कि एक ही वृत्तखंड में बने, जैसे ये जीवा है ना, ये क्या है, जीवा है, तो जीवा और चाप AXB के बीच का हिस्सा तो लघु वृत्तखंड हो गया ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। और इसके इधर का जो हिस्सा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ माने बड़ा और लघु माने छोटा, तो ये लघु है ना, तो ये लघु वृत्तखंड हो गया, ये बड़ा है ना तो दीर्घ वृत्तखंड हो गया। तो एक ही वृत्तखंड में, चाहे लघु वृत्तखंड में चाहे दीर्घ वृत्तखंड में, चाहे जितने कोण बने हो सब के सब आपस में, तो ये कोण बना है जिसका नाम ACB है। और मैं अपनी ओर से एक कोण और आपको समझाने के लिए बना दूं, और इस कोण का नाम दे दूं ADB। एक कोण और बना दूं, इसका नाम दे दूं AEB। तो कुल कितने कोण बने हैं, 3। तीनों में क्या संबंध होगा, 3 नहीं 13 कोण बन जाएं, 30 कोण बन जाएं, 3000 कोण बन जाएं, तो सब के सब आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा आपने पढ़ा है। इसके अलावा एक पर में और आपने पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि यदि कोई कोण अर्धवृत्त में स्थित है। अच्छा, अर्धवृत्त की पहचान कैसे आप करेंगे भैया, व्यास क्या करता है, ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है ना, उसी को व्यास कहा जाता है। तो व्यास क्या करता है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यदि कोई कोण अर्धवृत्त में स्थित हो, जैसे यदि हम कोण ACB की बात करें तो ये कहां बना है, तो इसका मान 90 अंश के बराबर होता है। यदि कोई कोण लघु वृत्तखंड में बना है तो वह न्यून कोण होता है। यदि कोई कोण दीर्घ वृत्तखंड में, जैसे यहां देखो ये जो कोण बना है इसका नाम ADB है ना, ये कहां बना है, लघु वृत्तखंड में। तो 3 प्रकार के खंड होते हैं, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और अर्ध वृत्तखंड। बात समझ में आ रही है। वृत्त के खंड 3 प्रकार के, एक लघु वृत्तखंड, एक दीर्घ वृत्तखंड और एक अर्ध वृत्तखंड। तो यदि कोई कोण अर्ध वृत्तखंड में बना है तो समकोण होगा, यदि कोई कोण दीर्घ वृत्तखंड में बना है तो न्यून कोण होगा, यदि कोई कोण लघु वृत्तखंड में बना है तो अधिक कोण होगा। बात क्लियर हो गई ना। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पर में आपने पढ़ा है कि वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने होते हैं तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज की एक सहज और सरल परिभाषा और पहचान ये होती है कि उसके चारों शीर्ष कहां होते हैं भैया जी, तो ये रहा एक वृत्त। यदि कोई चतुर्भुज इस प्रकार से बनाया जाए कि उसके 4 के चारों शीर्ष कहां दिखाई दें, वृत्त के परिध पर, ये ओरिजिनल है। और मैं आपको समझाने के लिए एक डुप्लीकेट बना दूं, ये देखो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाला शीर्ष वृत्त के परिध पर एक और चित्र बना दूं। हेलो भैया, यह देखिए ये वाला शीर्ष कहां है, वृत्त के, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज की क्या पहचान होती है, हाँ, इसके 4 के चारों शीर्ष कहां बने होते हैं, तो वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के परिध पर बने होते हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम सभी लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की कुछ खास बात होती है। कौन सी खास बात होती है, कि उसके सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वह 180 अंश के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण बात होती है। तो कोण B और कोण D का योगफल कितना होगा, कोण A और कोण C का योगफल कितना होगा। इस जानकारी से आप किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण दिया हो तो उसके सम्मुख कोण की गणना आप कर सकते हैं। यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए,
ये चक्रीय चतुर्भुज मान रहे हो ना? तो यदि हम भुजा BC को बिंदु E तक बढ़ा दें तो इस कोण को जो चक्रीय चतुर्भुज के बाहर बना है जिसका नाम दिया जाए तो DCE होगा ना? तो इसे चक्रीय चतुर्भुज का क्या कहा जाता है भाई? आपने सुना होगा कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण का मान, अच्छा बहिष्कोण किसे कहते हैं? बहिष्कोण का मतलब होता है बाहर का बना हुआ कोण। ये बहिष्कोण आपको त्रिभुज में भी मिलेगा, चतुर्भुज में भी मिलेगा, पंचभुज में भी मिलेगा, खष्टभुज में भी मिलेगा, यानी हर प्रकार के बहुभुज में बहिष्कोण बनता है। किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ा दी जाए तो उस त्रिभुज के बाहर जो कोण बनता है उसे उस त्रिभुज का बहिष्कोण कहा जाता है। किसी चतुर्भुज की कोई एक भुजा बढ़ा दी जाए तो उस चतुर्भुज के बाहर जो कोण बनता है उसको हम उस चतुर्भुज का लेकिन हमको मुख्य रूप से क्या पढ़ना है? चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण के बारे में पढ़ना है। तो वह चतुर्भुज, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ABCD जो कि एक चक्रीय चतुर्भुज है कि आधार भुजा BC को बिंदु E तक बढ़ाया गया है और बहिष्कोण DCE बनाया गया है, तो इसका मान उस चतुर्भुज के सुदूर स्थित अंतःकोण के मान के बराबर होता है। इतना मैंने आपको पिछले अध्याय में परिमेय के रूप में पढ़ाया है। परिमेय किसे कहते हैं? आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। जिस बात को हम प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं ना, उसी को परिमेय कहा जाता है। और रेखा गणित यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो परिमेय की जानकारी आपको करनी पड़ेगी। बिना परिमेय की जानकारी के रेखा गणित सवाल लगाने की कल्पना करना आपके लिए बिल्कुल बेकार है। आप ये मान लें कि परिमेय क्या होता है? परिमेय जो होता है वह रेखा गणित के सवालों को लगाने का सूत्र होता है और बिना सूत्र की सहायता से गणित लगाना असंभव है। यानी गणित की जो हमारी विद्या होती है ना, ये किस पर आधारित? सूत्र पर आधारित होती है। यदि हम सूत्र नहीं जानते हैं तो गणित के सवाल हम नहीं लगा सकते। तो कुल मिला जुला करके ये संपूर्ण अध्याय की जानकारी थी जो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।